अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है डॉक्टर इदरीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमने स्टार्ट किया था और उसका हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था जो आपको अभी नज़र आ रहा है। ये सारा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अगर आपने ये नहीं देखा तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाके ये पार्ट 1 देख सकते हैं। आज हम बेसिकली पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, यानी इसी चैप्टर का कंटिन्यूएशन करेंगे कि इस चैप्टर में आगे कौन से टॉपिक है, उन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये जो टॉपिक आपको नज़र आ रहे हैं, जो पहला फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल है, बेसिकली ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सही है? ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। बहरहाल ये रिवीजन के लिए है और इसमें हम आज कुछ नए बातें भी करेंगे, जैसे टेबल 1.1 में आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये सारी बातें आज थोड़ी-सी नई होगी आपके लिए। इसको डिस्कस करने से पहले 1-2 टॉपिक है जिसको समझना ज़रूरी है। अगर वो आपको समझ में आ जाए तो फिर इसको समझना आसान है। ये जो आपको टेबल नज़र आ रहा है, 1.1 टेबल नज़र आ रहा है, इसको फिर समझना थोड़ा-सा ईज़ी होगा। तो हमारे पास बेसिकली 2 टॉपिक्स होते हैं, एक को हम कहते हैं कंडेंसेशन, एक को हम कहते हैं कंडेंसेशन। जैसे कि लास्ट टाइम ही मैंने आपको कहा था कि अगर वीडियो की पेस थोड़ा-सा स्लो लगे तो आप 1.5 पे चला दीजिएगा। उसकी रीज़न ये है कि मैं तो फ़ास्ट नहीं बोल सकता, लेकिन वीडियो थोड़ी-सी बोरिंग हो जाती है। और दूसरा होता है हमारे पास हाइड्रोलाइसिस। सही है, ये 2 टॉपिक है। इसको पहले समझते हैं, फिर ये जितना भी टेबल 1.1 है या जो भी है टाइप्स है वो हमें आसानी से समझ में आ जाएँगे। तो इसको डिफ़रेंस करके ईज़िली समझते हैं। देखो 2 टर्म होते हैं हमारे पास, एक होता है मोनोमर, दूसरा होता है पॉलीमर। सपोज़ यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये हमारे पास एक वॉल है, यानी एक दीवार है और दीवार बेसिकली बना होता है छोटे-छोटे ब्रिक्स से। सही है? ये मैं थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, सही है? तो यहाँ पे आपको यानी एक दीवार जो है वो किससे बना होता है? छोटे-छोटे ब्रिक्स से। ऐसा तो नहीं होता कि हम पूरी दीवार किसी जगह खड़ी कर देते हैं और वो दीवार पे खड़ी रहती है। हम छोटे-छोटे ब्रिक आपस में मिलाकर, सीमेंट मिलाकर, तो उससे एक पूरी दीवार बनती है। क्या बनता है? एक पूरी दीवार बनती है। तो अब जो टर्म मैंने आपको पहले इंट्रोड्यूस किया, एक होता है मोनोमर और दूसरा था पॉलीमर। बेसिकली मैं रफ लिख रहा हूँ तो सिर्फ़ आप लोगों को समझाने के लिए। जो ब्रिक्स होते हैं, जो ईंट होते हैं, वो बेसिकली कहलाते हैं मोनोमर और जो पूरी की पूरी दीवार होती है, वो कहलाता है पॉलीमर। यानी बहुत सारे मोनोमर आपस में मिलकर पॉलीमर बनाता है। तो मोनोमर क्या हुआ? मोनोमर बेसिकली होता है स्मॉल यूनिट। क्या होता है? स्मॉल यूनिट। और जो पॉलीमर होता है ये होता है लार्ज यूनिट। यानी मोनोमर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? मोनोमर आपस में मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। तो ये 2 टर्म थे जो थोड़े से मुश्किल होते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल करके आपको समझाने की कोशिश की है एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बेसिकली कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन में मोनोमर आपस में मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। यानी मोनोमर और मोनोमर आपस में बॉन्ड बनाएँगे। जब ये बॉन्ड बनाएँगे, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया वॉल की, तो वॉल में क्या थे? बहुत सारे मोनोमर आपस में मिलकर एक पूरी दीवार बना रहे हैं, एक पूरी वॉल बना रहे हैं। तो वॉल हमारे पास क्या है? एक पॉलीमर है और ब्रिक्स हमारे पास क्या है? मोनोमर से। यानी मोनोमर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? वॉल बनाते हैं या कोई भी बड़ा यूनिट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पॉलीमर। ये तो मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर हम
इस पर फर्दर भी बात करेंगे। याद रखना कि जब भी पॉलीमर बनेगा तो ये क्या करेगा, कंडेंसेशन में होता है रिलीज ऑफ वाटर, यानी H2O मॉलिक्यूल रिलीज होगा। सही है, H2O मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो ये हो गया कंडेंसेशन। पॉलीमर में हम क्या करते हैं, पॉलीमर में बेसिकली सॉरी हाइड्रोलाइसिस में पॉलीमर जो है वो कन्वर्ट होता है मोनोमर्स में। सही है, किस में कन्वर्ट होता है, मोनोमर्स में। इसका मतलब क्या है कि पॉलीमर ब्रेक होकर मोनोमर्स में कन्वर्ट होता है, और इसमें क्या हो रहा था, मोनोमर आपस में ऐड होकर पॉलीमर बना रहे होते हैं बाय रिमूविंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या H2O मॉलिक्यूल। इसमें क्या होगा, इसमें एडिशन ऑफ H2O होगा। क्या होगा, एडिशन ऑफ H2O, यानी इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा और कंडेंसेशन में रिमूव होगा। तो बिल्कुल मैंने सिंपल समझाने की कोशिश की है। अब बुक में पढ़ते हैं और बुक में इसका एग्जांपल भी देखते हैं, आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स, जो पॉलीमर्स होता है इसको मैक्रोमोलेक्यूल्स कहा जाता है, और जो मोनोमर्स होता है उसे माइक्रोमोलेक्यूल्स भी कहा जाता है और स्मॉल मोलेक्यूल्स भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा सिंपल है, इसको इतना मुश्किल ना बनाए। यानी मैक्रोमोलेक्यूल्स पॉलीमर्स, और जो स्मॉल मोलेक्यूल्स होते हैं उसको हम मोनोमर्स भी कहते हैं और माइक्रोमोलेक्यूल्स भी कहते हैं। हेडिंग क्या है कि सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स बाय कंडेंसेशन प्रोसेस। मैंने आपको समझाया कि प्रोसेस कैसे होती है, उसी प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन। लार्ज मोलिक्यूल पॉलीमर्स आर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग स्मॉल मोलिक्यूल्स टुगेदर विद द रिमूवल ऑफ वाटर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि विद द रिमूवल ऑफ वाटर। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ ऐड हो रही है और आगे जाकर ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, और यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल जो है, यहाँ पर H2O लिखा है बाय मिस्टेक, तो ये H2O मॉलिक्यूल है, ये रिमूव हो रहा है। सही है, मैं क्लियर कर दूं कि ये क्या है, ये H2O है। सही है, ये H2O है। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई परेशानी होगी। बिल्कुल सिंपल करके मैंने समझाया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अब समझते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स, ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल या ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीमर, जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया था। यानी large molecule polymer are broken down into smaller molecules like monomer by addition of water। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पॉइंट था बाय रिमूवल ऑफ वाटर, यहाँ पे पॉइंट क्या है, बाय एडिशन ऑफ वाटर। इतना एक ही पॉइंट को मैं बार बार हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज बेसिकली इसी तरह आता है कि आपको कंडीशन दी हुई है होती है, और उसमें आपने जस्ट एक पॉइंट को पहचानना होता है, और वो छोटी छोटी बातें आपने मिस नहीं करनी। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में बेसिकली ये हमारे पास एक लार्ज पॉलीमर है, पूरा एक पॉलीमर है, और होता क्या है कि यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, H2O का मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है। एक के साथ OH ऐड होगा, दूसरे के साथ क्या ऐड होगा, H, हाइड्रोजन आयन। बेसिकली H2O क्या होता है, H पॉजिटिव OH, मतलब पॉजिटिव तो ऐसे नहीं होगा, मतलब H और OH होगा, एक के साथ H ऐड होगा, दूसरे के साथ क्या है जो ऐड होगा, OH ऐड होगा। इसी तरह कंडेंसेशन में एक मॉलिक्यूल से H जाएगा, एक मॉलिक्यूल से OH जाएगा, और एक मॉलिक्यूल से H जाएगा। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, सही है। तो इसी तरह H2 मॉलिक्यूल बनता है। तो ये क्या था, ये था हाइड्रोलाइसिस। नीचे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखी गई, ये भी पढ़ते हैं। रिमूवल ऑफ OH फ्रॉम वन मोनोमर एंड हाइड्रोजन फ्रॉम अनदर मोनोमर, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया, फॉर्म्स अ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन देम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। याद रखना कि कभी कभार
मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एमसीक्यूज़ में सेम सिनेरियो दिया होगा, मतलब कंडेंसेशन की डेफिनेशन दी होगी या कोई इसकी एक्सप्लेनेशन दी होगी और आप लोगों को ऑप्शन में कंडेंसेशन की जगह वो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस दे देगा। क्या दे देगा? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, या सम टाइम कहते हैं कि कंडेंसेशन इज़ आल्सो कॉल्ड डैश। तो आपको पता होना चाहिए कि डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कंडेंसेशन का दूसरा नाम है। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं, इट ऑलवेज टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एंजाइम एंड एनर्जी, ये नॉर्मल बात है। यहाँ पे हम बात करते हैं अभी हाइड्रोलाइसिस की। ये क्या हो गया सर? हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक द बॉन्ड, सॉरी, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक द बॉन्ड। आई थिंक सेलेक्ट हो गया है और अब उसको डीसेलेक्ट करना है। अब सही हो जाएगा। कभी कभार प्रॉब्लम करती है, डजंट मैटर। सेलेक्ट हो गया था। वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक द बॉन्ड by adding OH to one monomer and H to other. This process is called hydrolysis simple। और यह रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन होता है, यानी उसमें यूज ऑफ एनर्जी था और इसमें क्या होता है? रिलीज ऑफ एनर्जी। रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन का अगर आपसे पूछा जाए प्रोसेस कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो हाइड्रोलाइसिस होती है। आई होप कि आप लोगों को कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस समझ में आ गया होगा। अब जो ऊपर हमने टॉपिक छोड़े हैं उसको समझते वो आप लोगों को अभी इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमने कल पढ़ा था कि एक बायोमोलिक्यूल्स होता है, सही है। अब यहाँ पे लिखा गया है यूनिट्स और लिंकेज। यूनिट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम मोनोमर्स भी लिख सकते हैं कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स बने किस चीज़ से होते हैं, इसका मोनोमर क्या होता है। तो इसका मोनोमर होता है मोनोसैकेराइड्स। ये आगे जाके हम कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड्स क्या होता है, और सारी बातें देखेंगे कि यहाँ पे सिंपल शुगर क्यों लिखा गया है, फिर इसके साथ कॉम्प्लेक्स, ये सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अभी तक हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही है, ताकि इस चैप्टर की बेस जो है वो आपको समझ में आ सके, आगे बातें हमारे लिए आसान होगी। और इसमें कौन-सा बॉन्ड प्रेज़ेंट होता है, तो जब 2 मोनोमर आपस में मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, सपोज़ अगर ग्लूकोज़ आपस में मिल रहा है, अगर एक ग्लूकोज़ मॉलिक्यूल अगर एक ग्लूकोज़ मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से मिल रहा है, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये आगे हम अगेन भी डिस्कस करेंगे जब हम कार्बोहाइड्रेट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सही है? और ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स में कौन-सा बॉन्ड प्रेज़ेंट होता है या कौन-सा लिंकेज प्रेज़ेंट होता है। ये पूछा जाता है, तो आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए। ये जितनी बातें मैं कर रहा हूँ, जितना मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, तो ये पास्ट पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं। इस वजह से मैं बार-बार बता रहा हूँ कि ये पूछा जाता है। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल होता है प्रोटीन। ये कल हमने डिस्कस किया था कि मीट से और एग से, फिश से हमें मिलती है। इसका जो मोनोमर होता है वो होता है अमीनो एसिड या अमाइनो एसिड, ये इसका मोनोमर होता है। और जब 2 अमाइनो या 2 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं, तो उनके दरमियान जो बॉन्ड, जो लिंकेज प्रेज़ेंट होती है, वो होती है पेप्टाइड लिंकेज। यानी एक अमाइनो एसिड जब दूसरे अमाइनो एसिड या तीसरे अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसको हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। सही है? इसको हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड लिंकेज। इसी तरह अगर हम लिपिड्स की बात करें, तो लिपिड्स में वैसे एक जनरल बॉन्ड हम डिस्कस करते हैं और इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं और ये हम सारा डिस्कस करेंगे आगे जब लिपिड्स में हम जाएँगे। ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, मतलब ये सारे बहुत सारे टाइप्स है इसकी, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका जो लिंकेज है वो आप याद कर लो
कि जो लिंकेज प्रेज़ेंट होता है वो ईस्टर लिंकेज प्रेज़ेंट होता है। इसको क्यों ईस्टर कहा जाता है, इसके पीछे भी रीज़न है, हम आगे जाके लिपिड्स में पढ़ेंगे। क्लियर है? अभी अगर हम इसको पढ़ना चालू कर देंगे तो बहुत टाइम इस पे लग जाएगा, जबकि आगे दोबारा पढ़ना है तो अभी क्यों इस पे टाइम अ, मतलब वेस्ट तो नहीं कर कह सकते, लेकिन क्यों अपना टाइम जो है वो आगे के लिए बचा के रखें। जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था कि न्यूक्लिक एसिड्स, यानी लास्ट लेक्चर में हमने कहा था न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास 2 होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। और जो न्यूक्लिक एसिड होता है बेसिकली इसका जो मोनोमर होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इसका पूरा नाम लिखा गया डीएनए के साथ पूरा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए के साथ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लिक एसिड्स का मोनोमर क्या होता है तो सिंपल आप न्यूक्लियोटाइड्स भी कह सकते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है। और जो लिंकेज प्रेजेंट होती है पोस्पो ईस्टर लिंकेज, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और ये एमसीक्यूज़ भी ख़ास तौर पर आता है, जब पेपर मुश्किल आता है तो फिर ये एमसीक्यूज़ आते हैं। ऑब्वियसली ये थोड़ा-सा ऐसे पार्ट होता है जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल हमने कल बात की थी कि जब 2 मतलब जब 2 बायोमॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे, जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपस में मिला, लिपिड या प्रोटीन आपस में मिला, तो उसमें डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स मोनोमर हो सकते हैं, डिफरेंट लिंकेज प्रेज़ेंट हो सकते हैं, तो इसमें याद करने का कोई बात नहीं है। ये जो टेबल है इसको कल हम डिस्कस कर चुके हैं कि फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कौन-कौन से हैं। हमने कहा था कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है और कंजुगेट मॉलिक्यूल है। और इसके सोर्सेज़ भी हमने थोड़ा-सा डिस्कस किए थे। इसमें कौन से बेसिक एलिमेंट होते हैं, वो भी हमने लास्ट टाइम लेक्चर में देखा था। यहाँ पे साइड में एक टेबल बनी हुई है और ये भी वही पुरानी बातें, मतलब कल वाली बातें पढ़ेंगे। बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस इन लिविंग बीइंग, ये कल हमने पढ़ा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन मेजर टाइप्स हमने पढ़े थे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है। और ये सारा लास्ट टाइम लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली उसको देखिए, ताकि आपका जो सीरीज है वो कंटिन्यू एक प्रॉपर तरीके से आप कंटिन्यू कर सकें। अल्दो डिफरेंट सेल्स, यहाँ पे देखेंगे कि अल्दो डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बट वाटर जो है वो मोस्टली 70 टू 90% होते हैं। ये भी कल हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे एक टेबल है, उसको भी डिस्कस करते हैं। ये टेबल भी आप समझो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चे एमडी गेट दे रहे होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इस पेज से कोई एमसीक्यूज़ बन सकता है तो ऑब्वियसली ये पेज जो है वो ज़्यादातर मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं इस चैप्टर में। और ये जो पेज है, ये पूरे चैप्टर की एक समरी है। मैं समझता हूँ कि पूरे चैप्टर में ये सारी बातें हम अगेन, अगेन, अगेन डिस्कस करेंगे। और बहुत सारी बातें ऐसी होगी जो इस पेज से हम डिस्कस कर रहे होंगे। सही है? अब जो है हम इसमें बेसिकली इस टेबल में देखते हैं कंपोजिशन, सेल कंपोजिशन ऑफ सेल्स। और ये हम देख रहे होते हैं इन परसेंट। सही है? इसको आपने जस्ट याद करना है। और इसमें जो बहुत सारी सेम होती है और बहुत सारे डिफरेंट होते हैं। जैसे वाटर है वो बैक्टीरियल सेल में भी 70% होता है, मेमेलियन सेल में भी 70% होता है। इसी तरह इनऑर्गेनिक आयन से वो बैक्टीरियल सेल में भी 1% होता है, मेमेलियन सेल यानी एनिमल सेल की बात हो रही है। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बैक्टीरियल सेल में भी 2% होती है और मेमेलियन सेल में भी 2% होती है। ये वो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है जो बेसिकली दोनों में क्या थे, सेम थे। अब बात करेंगे प्रोटीन की। तो प्रोटीन बैक्टीरियल सेल में कितने परसेंट होता है? 15% होता है। और मेमेलियन सेल में कितना परसेंट होता है? 18% होता है। यानी प्रोटीन मेमेलियन सेल में एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरियल सेल ज़्यादा होता है। सही है? इसी तरह कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट बैक्टीरियल सेल में 3% होता है और मेमेलियन सेल में 4% होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट भी एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरियल सेल मेमेलियन सेल में ज़्यादा होता है। लिपिड भी सेम 2% और जो मेमेलियन सेल में होता है 3%। यानी वही सेम बात के मेमेलियन सेल में लिपिड एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरियल सेल ज़्यादा होता है। अब जो डीएनए आरएनए है
जो डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल में कितने परसेंट है? 1% और मैमेलियन सेल में कितने परसेंट है? 0.25%। यानी बैक्टीरियल सेल में डीएनए ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू मैमेलियन सेल और आरएनए होता है 6%, मैमेलियन सेल में कितना होता है? 1.10%। ये जो टेबल मैंने हाइलाइट किया है, बेसिकली ये टेबल जो है इससे बहुत सारे एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। समटाइम्स मैं आपको एक सिंपल बता दूँ कि आपसे वाटर तक पूछ लेंगे, मतलब आप खुद ही देखो कि वाटर में क्या है? सेम है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा ऑब्वियसली हमारे माइंड में यही आएगा कि मैमेलियन सेल में पानी ज़्यादा होगा। इसी तरह जो डीएनए, आरएनए है, ये भी ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा गैप पाया जाता है और बैक्टीरियल सेल में ये ज़्यादा होता है, तो इस वजह से थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये थोड़ा-सा ट्रिकी क्वेश्चन बन जाती है आप लोगों के लिए। तो इस टेबल को गौर से देख लिए, मुझे नहीं लगता आप 2 से 3 दफ़ा पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, ये इतना मुश्किल नहीं होता। और जिस तरह मैंने हाइलाइट किया है, तो मैंने सारी बातें मतलब कलर वाइज़ इस वजह से हाइलाइट किया ताकि आपको डिफ़रेंस नज़र आ सके। तो आज का बेसिकली हमारा यही लेक्चर था। सबसे पहले हमने समझा कि कंडेंसेशन क्या होती है, फिर हमने देखा कि हाइड्रोलाइसिस क्या होती है, मोनोमर की डेफ़िनेशन क्या है और पॉलीमर की डेफ़िनेशन क्या है। फिर हमने बायोमोलेक्यूल्स देखे, उनके यूनिट्स देखे यानी उनके मोनोमर्स देखे और उनके दरमियान कौन से लिंकेज प्रेज़ेंट है, उसको हमने डिस्कस किया डिटेल में। और जो कल थोड़ा-सा कल का ही लेक्चर थोड़ा-सा हमने रिवाइज़ किया यहाँ पे और फिर हमने एक इम्पोर्टेंट टेबल देखी जिसको केमिकल कंपोज़िशन ऑफ सेल्स कहा जाता है। उसमें हमने डिफरेंट कंपोनेंट देखे और उनकी परसेंटेजेस देखी बैक्टीरियल सेल और मैमेलियन सेल में। यहाँ पे लास्ट में जो है बेसिक थोड़ी-सी वो रिवीजन की बातें हैं कि बायोमोलेक्यूल्स आर डिवाइडेड इनटू, थोड़ा-सा मैं ज़ूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आए। बायोमोलिक्यूल्स आर डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स, ये बात ऑलरेडी हो चुकी है, सही है। ईच बायोमोलिक्यूल्स है स्पेसिफिक बिल्डिंग यूनिट्स, मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा लिंकेज है, प्रोटीन में कौन सा है, सो ऑन। केमिकल कंपोजिशन हमने पढ़ा, जो वाटर है 70% बैक्टीरियल सेल और मेमेलियन सेल, इसी तरह जो डिफरेंट कंपोनेंट है उसकी परसेंटेजेस हमने डिस्कस किए। फिर हमने कहा कि जो सिंथेसाइज मतलब कंडेंसेशन से होता है ब्रोकन डाउन बाय हाइड्रोलाइसिस, यानी पॉलीमर अगर बनना है तो बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन और अगर उसे मोनोमर में कन्वर्ट होना है तो बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पे ये बेसिकली छोटी-छोटी बातें हैं, ये इस वजह से मेंशन करता हूँ कि जो हमने पढ़ा वो रिवाइज़ हो सके। एट द एंड अगर वो रिवाइज़ होगा तो और अच्छे से याद हो जाएगा। बायोमोलेक्यूल हमने कल भी इसको डिस्कस किया है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। मोनोमर की डेफिनेशन ये आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ पॉलीमर। पॉलीमर की डेफिनेशन ये लिंकेज है, लिंकेज का क्या मतलब होता है कि बॉन्डेड और मोनोमर टुगेदर। कंडेंसेशन की डेफिनेशन ये लिखी गई सिंपल, यानी जो आपको याद रह सके। फिर हमने हाइड्रोलाइसिस भी पढ़ी है, ब्रेकिंग पॉलीमर्स बाय एडिंग ऑफ वाटर। अब आपको एटलीस्ट इस लेक्चर के एंड में क्या आना चाहिए कि ये लेक्चर सुनने के बाद आपको ये बातें एटलीस्ट पता होनी चाहिए क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया। टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ये तो ऑब्वियसली 2 से 3 दफ़ा हमने पढ़ लिया तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जो मेजर टाइप्स है वो आपको पता होना चाहिए। फिर यूनिट्स एंड लिंकेजेस आज हमने पढ़े तो ये आपको पता होना चाहिए। केमिकल कंपोज़िशन आज हमने पढ़ी है, ऑब्वियसली आपको पता होनी चाहिए। कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दैट्स इट, ये था कंप्लीट लेक्चर। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे तकरीबन 2 लेक्चर हो गए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पर और इंशाल्लाह हम फर्दर भी कंटिन्यू करेंगे। तो कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, दैट्स इट, अल्लाह हाफ़िज़।